हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लेक्चर नंबर 11 पर हैं। और लेक्चर नंबर 11 में चैप्टर नंबर 3 को आज स्टार्ट करके खत्म करेंगे और सेक्शन 21 से लेकर के सेक्शन 29 तक पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई क्योंकि एमपी के जो आपका माइनर लॉज हैं उनकी क्लासेस 4 से 5:30 बजे तक लगी हुई थी। तो आज हम दोबारा से बीएनएसएस की सीरीज पर वापस आ गए हैं और बीएनएसएस में सेक्शन 21 से 29 तक डिटेल में समझने वाले हैं। डेली बेसिस पर जो मेरी क्लासेस हैं इनकी टाइमिंग 5 से 6 रखी गई है, जहां पर पूरा बीएनएसएस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आप मुझसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप अपूर्व सर जुडिशरी वाला पर, जहां पर आपको डेली बेसिस के क्लास के नोटिफिकेशंस और इसके मेरे जो भी डाउट्स होते हैं यहां पर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीएनएसएस की इन क्लासेस के आपको अगर फ्री नोट्स लेने हैं तो आप इन फ्री नोट्स को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आपको लॉ सेगमेंट में जाना है। वहां पर आपको जुडिशरी का कॉलम दिखेगा। जब आप जुडिशरी में पहुंचेंगे वहां पर आपको मास्टर क्लास बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व सर का ये कॉलम मिल जाएगा। इस बैच में बिल्कुल जाकर के आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है डेली बेसिस पर होने वाली फ्री क्लासेस को ले सकते हैं। जुडिशरी, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एडीए एपीपी बनना चाहते हैं, लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 30+ लॉ एग्जाम्स एक ही जगह पर कंपाइल करके दिए जा रहे हैं और जुडिशरी महापैक आपके लिए लेकर आया गया है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ये आपको इतने रुपीस में मिलता है। कोई भी जो है क्वेरी हो आप इस नंबर पर डायरेक्टली टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लीगल कैरियर में जाना चाहते हैं तो लीगल कैरियर का भी महापैक है, जहां पर आपको ड्राफ्टिंग बैचेस मिलते हैं, यूजीसी नेट लॉ मिलता है, एआईबी लॉ ऑफिसर एपीओ जुडिशरी एग्जाम्स मिलते हैं। 30+ लॉ एग्जाम्स इसमें आपके कवर होंगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टीम का नंबर है, यहां पर कॉल करके कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आज आते हैं, सबसे पहले आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 बात करता है पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करता है डियर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। सेक्शन 21 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर सेक्शन 21 को पढ़ना है। 21 क्या कहता है, कोर्ट बाय विच द ऑफेंस आर ट्रायबल। ठीक है, तो 21 सेक्शन ने हमको यह बताया कि कौन कौन से ऑफेंसेस का ट्रायल कौन सी कोर्ट करने वाली है। तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, यहां पर इसका एक चार्ट बना लेंगे जिससे कि ये सारी चीजें हमें जो है क्या हो जाए, पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहां पर आपको बताया गया कि जितने भी 2 कैटेगरीज में इसको बांट दिया गया। ठीक है, पहली कैटेगरी है भारतीय न्याय संहिता और दूसरी पहली कैटेगरी है भारतीय न्याय संहिता और दूसरी कैटेगरी आपको देखने को मिलती है बाकी अदर स्पेशल क्रिमिनल लॉस। ठीक है, तो सेक्शन 21 आपको बताता है कि अगर कोई भी भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, इसके अंदर कोई भी अगर ऑफेंस कमिट किया गया है तो इसका ट्रायल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका इसका जो ट्रायल है वो कौन कौन से कोर्ट कर सकते हैं, मतलब किस किस कोर्ट में ये मैटर चल सकता है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर चल सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर चल सकता है, और तीसरा यहां पर लिखा गया कि आपके जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में चल सकता है, जो कि आपको कहां पर बताए गए हैं, बीएनएसएस के जो है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, उस शेड्यूल के कोर्ट्स जो होते हैं वो इस मैटर को पूरी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्रिमिनल केस अगर भारतीय न्याय संहिता के अंदर अपराध माना जाता होता है तो उसका क्रिमिनल ट्रायल इन कोर्ट्स के अंदर चलेगा। यह बात आपको यहां पर स्पेसिफिकली बता दी गई है। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या कहता है, दूसरा आपको बताता है स्पेशल लॉज के बारे में। ठीक है, अब स्पेशल लॉज क्या होते हैं ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था। अगर कोई भी स्पेशल क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, जहां पर कोई अपराध को बताया गया, जैसे पॉक्सो हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके ये स्पेशल लॉज हैं। इन स्पेशल लॉ के अंदर जो भी कोर्ट्स बताई गई हैं, ठीक है, इन स्पेशल लॉ के अंदर जो भी कोर्ट मेंशन की गई हैं, उन मेंशन्ड कोर्ट्स में इनका क्या चलेगा, ट्रायल चलेगा। ठीक है, पहली बात आपको ये बताई कि अगर इन स्पेशल लॉ के अंदर जहां पर ऑफेंसेस डिफाइन है और वहां पर उनका प्रोसीजर भी बताया गया है, तो ये जो मेंशन कोर्ट है ये पूरी तरीके से आपके यहां पर चलने वाले हैं, मतलब ट्रायल चलने वाला है। दूसरी
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मान लेते हैं स्पेशल लॉ में आपका ट्रायल का प्रोसीजर दिया ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो इसका एक जो है इसका अपवाद आपको यहां पर दो कैटेगरीज में बताया गया है कि ये हाई कोर्ट में मैटर्स चल सकते हैं, पहला पॉइंट, या फिर इसके लिए अगर आपके स्पेशल लॉ में मेंशन नहीं किया गया, कवर नहीं किया गया, तो आप क्या करोगे? बीएनएसएस में जाओगे। बीएनएसएस के शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट एस्टेब्लिश की गई हैं, ठीक है, उन कोर्ट्स में पूरी तरीके से इस मैटर को ट्राई किया जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहां पर स्पेसिफिकली बता दी गई हैं। ठीक है, अब यहां से सवाल बनता है तीसरा, एक और यहां पर इसका जो पहला क्लॉज है, ये क्लॉज नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, ये क्लॉज नंबर 2 है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट बात कि पहले क्लॉज का एक प्रोवाइजो है। क्या है? प्रोवाइजो बनाया गया है। अब ये प्रोवाइजो आपसे क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो कि आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, ठीक है, महिला के खिलाफ क्या है? महिला के खिलाफ कोई भी अपराध है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड किया जा रहा है। ठीक है, जो आपको दे रखे हैं आपके 69 से लेकर के आगे 76 तक, अभी उसमें हम पढ़ लेंगे कौन कौन से सेक्शन इसमें लिखे गए। ठीक है, तो ऐसे सारे ऑफेंसेस का जब भी बीएनएसएस के अंदर ट्रायल चल रहा होगा शेड्यूल 1 को देख करके, तो इन सारे ऑफेंसेस का ट्रायल करना, यहां पर शैल वर्ड यूज हुआ है। शैल मतलब मैंडेटरी है। उन कोर्ट्स के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, उन कोर्ट्स के द्वारा ट्रायल किया जाएगा जहां पर फीमेल क्या है? फीमेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम कर रही हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस महिला के साथ होता है तो उससे जो क्वेश्चनिंग होगी, उससे जो सवाल जवाब होंगे, वो सारे क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब जो है एक महिला करेगी, तो वो कंफर्टेबली उसको अपनी सारी बातों को क्या कर सकती है? बता सकती है। ठीक है, तो यही है पूरा का पूरा सेक्शन नंबर जो है आपका क्या? सेक्शन नंबर 21 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, जो कि हमें बताता है कि कौन से मैटर्स के ट्रायल कहां पर चलने वाले हैं। प्लीज कम टू द बेयर एक्ट। एक बार बेयर एक्ट को खोल लीजिए फटाफट से। क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के अकॉर्डिंग, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो भी बातें लिखी गई हैं उन सबको हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? एनी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 में बी ट्राइड बाय। ठीक है, कि जो भी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग अपराध हो रहा है उसका ट्रायल कहां पर किया जा सकता है? तो सबसे पहले हाई कोर्ट में उसका ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में किया जा सकता है, या फिर एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। ठीक है, कि आप अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं है तो आप बीएनएसएस का सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 खोल लीजिए। उसमें आपको दिया गया है कि और कौन से मजिस्ट्रेट हैं, मतलब इसमें कौन से मजिस्ट्रेट आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे सीजेएम, ठीक है, इसमें आ जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये भी आपके मैटर का ट्रायल कर सकते हैं अगर बीएनएसएस का फर्स्ट शेड्यूल इसके बारे में आपको जानकारी देता है तो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहां पर बताया गया। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट, अब ये सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, सेक्शन 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल मतलब मैंडेटरी है, शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय द कोर्ट प्रिसाइडेड बाय अ वुमेन। ठीक है, तो यहां पर साफ और सिंपल भाषा में आपको बताया गया कि सिंपल भाषा क्या कहती है कि आप इसको उसी में इन सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के मैटर को फीमेल जज जिस कोर्ट में होगी, ठीक है, फीमेल जज, फीमेल मजिस्ट्रेट जिस कोर्ट में होगी, उसी के अंदर इसका ट्रायल कराने वाले हैं, उसी के अंदर इसका ट्रायल कराने वाले हैं। ठीक है, बीएनएसएस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले ये पढ़ लो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू दी सेकंड पॉइंट। बी पॉइंट क्या कहता है? बी एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, शैल, यहां पे भी मैंडेटरी है, व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ। ठीक है, अगर कोई भी बीएनएस के अलावा कोई अदर लॉ है, ठीक है, तो अगर उस लॉ के अंदर जो कोर्ट्स मेंशन की गई हैं वही उसके पूरा का पूरा प्रोसीजर को चलाएंगी और ट्रायल को कंडक्ट करेंगी। ठीक है, इसके साथ आगे क्या कहता है? बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन मे बी ट्राइड बाय। ठीक है, तो इसका ट्रायल वही कोर्ट चलाएंगी। मान लेते हैं कि इस स्पेशल लॉ में या अदर ऑफेंसेस के लॉ में जहां पर ये स्पेशल लॉ बनाए गए हैं उसमें आपका कोई कोर्ट के बारे में या फिर ट्रायल के प्रोसीजर को नहीं बताया गया।
ट्रायल के प्रोसीजर को नहीं बताया गया। तो फिर ऐसे केसेस में यहां पर क्या होगा, अब इस बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है कि दी हाई कोर्ट, सबसे पहला क्या कहता है कि हाई कोर्ट में इसका ट्रायल हो सकता है, या फिर एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन दी फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या कह दिया कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर उस स्पेशल लॉ में उसका प्रोसीजर मेंशन नहीं है तो, या फिर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप एनी अदर हाई कोर्ट में जाइए, या फिर जो है क्या कहते हैं शेड्यूल 1 में जाइए बीएनएसएस के, जहां पर वो मजिस्ट्रेट का नाम दिया है वो इसका ट्रायल चला पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 21। अब सेक्शन नंबर 22 हो गया आपका, ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस बाय विच द कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन जज में पास, सेंटेंस बाय विच द जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास, ठीक है। अब सेक्शन 22 और 23 को समझने के लिए एक चार्ट बना लीजिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अगर हम आज की क्लास में एक चार्ट बना करके अपनी कॉपी में रख लेंगे तो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके हर एक एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको सही करके आ सकते हैं। तो चलिए चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हर एक चीज को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलो ठीक है। बस इतने में ही काम हो जाएगा। चल चलिए अब मैं लिखता हूं तो लिखते जाइएगा, 23-24 को एक साथ बना दूंगा, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। स्टेट की सबसे बड़ी कौन सी कोर्ट है बेटा? स्टेट की सबसे बड़ी हाई कोर्ट होती है। क्रिमिनल कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट होती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर देने का, कौन सी पनिशमेंट देने का अधिकार होता है, यह सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? एनी पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, प्लस एनी अमाउंट ऑफ फाइन, कितना भी फाइन इंपोज कर सकती है, ठीक है। इसको बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर आपसे सिंपल भाषा में यह कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी जो है कितनी भी पनिशमेंट दे सकती है, या फिर कितना भी अमाउंट ऑफ फाइन लगा सकती है, या फिर बोथ, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, एनी पनिशमेंट के अंदर, एनी पनिशमेंट के अंदर आ जाएगा आपका 5 साल की सजा, 10 साल की सजा, आपकी लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा और डेथ पेनल्टी, सब कुछ हाई कोर्ट दे सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड इसके नीचे हायरार्की में आएंगे तो आता है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन मतलब आपका सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ सेशन कितनी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी क्या कर सकता है, एनी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक। एनी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर ये एनी अमाउंट ऑफ फाइन, ठीक है, या फिर दोनों, या फिर दोनों। लेकिन एक बात यहां पर आपको याद रखनी है, एनी पनिशमेंट में सारी पनिशमेंट आ जाएंगी। मैं यहां पर लिख देता हूं एनी पनिशमेंट का, ठीक है। डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजमेंट और एनी इंप्रिजमेंट, 0 से लेके 10 साल 15 साल जो भी हो, ठीक है। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कि जब भी हाई कोर्ट, ठीक है, जब भी कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहा होगा, जब भी कोर्ट ऑफ सेशन डेथ पेनल्टी दे रहा होगा, डेथ पेनल्टी दे रहा होगा मतलब मृत्युदंड की सजा दे रहा है, क्या दे रहा है, मृत्युदंड दे रहा है, ठीक है, मृत्युदंड दे रहा है। तो कोर्ट ऑफ सेशन मृत्युदंड देने के लिए इंपावर है, डेथ पेनल्टी देने के लिए इंपावर है, ठीक है, दे सकता है। लेकिन ये डेथ पेनल्टी कब तक एग्जीक्यूट नहीं कराई जाएगी? एग्जीक्यूट मतलब जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है उसको कब तक फांसी के तख्त पर नहीं लटकाया जाएगा, जब तक के ये जो डेथ पेनल्टी दी गई है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, इसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना मिल जाए, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कब तक डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जब होगा जब हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर देगा, ठीक है। इसके नीचे आपका सेशन जज होते हैं, ये कोर्ट ऑफ सेशन में बैठने वाले। अब इनके काम को करने के लिए हम एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है।
एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकते हैं। एडिशनल सेशन जज के पास कौन से अधिकार होंगे? जो सेशन जज बताएगा, बाकी दिए गए ये सारे अधिकार एडिशनल सेशन जज भी इन पनिशमेंट्स को दे सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाला एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे कि जब तक हम फाइनली उसको नहीं कर लेते हैं, कंफर्म नहीं करा लेते हाई कोर्ट से, तब तक उसका यहां पर हम क्या नहीं कर रहे हैं, तब तक हम उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 22, ये है सेक्शन, ये भी सेक्शन नंबर 22 है, इधर लिख लो। ठीक है, क्लॉज 1, क्लॉज 2। अब आते हैं तीसरे कोर्ट पे। तीसरा कोर्ट होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम। ठीक है, अब सीजेएम के साथ हमें बीएनएसएस ने बताया कि आप इसके काम को हल्का करने के लिए, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडिशनल सीजेएम भी अपॉइंट कर लो। ठीक है, अब ये क्या क्या पनिशमेंट दे पाएंगे? तो सीजेएम की पावर क्या होती है, अभी मैं बेयर एक्ट से भी पढ़ा दूंगा, पहले सुन लो, इस चार्ट को बना लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब सीजेएम क्या कहा गया कि सीजेएम के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, अप टू 7 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकता है, मतलब 0 से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट सुनाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ वो क्या कर सकता है, एनी अमाउंट ऑफ फाइन, कितना भी चाहे, ठीक है, जुर्माना लगा सकता है, या फिर वो चाहे तो दोनों काम, बोथ। ठीक है, या फिर वो चाहे तो दोनों को दे सकता है। ये सीजीएम और एडिशनल सीजीएम करेंगे, ये सेक्शन नंबर 23 है आपका। ठीक, इसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये भी सेक्शन 23 के अंदर है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बेटा अप टू 3 ईयर्स की तो मैक्सिमम इंप्रिजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। फाइन की बात करें तो ये 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। कितना? 50,000 रुपीज तक का यहां पर जुर्माना इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये दोनों को भी कर सकते हैं, बोथ। ठीक है, दोनों को भी ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर ये चाहें तो कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज क्या होंगी? सरकार, मतलब किसी भी पब्लिक काम में आपको लगा दिया गया। ठीक है, किसी भी पब्लिक काम में आपको यहां पर लगा दिया गया। क्लियर है इतनी बात? जब आपको पब्लिक काम में लगा दिया गया और उसकी आपको कोई भी फीस नहीं मिल रही है, रेमुनरेशन नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, और आप निस्वार्थ भाव से कोर्ट के आदेश पर इस काम को कर रहे हैं, उसको कम्युनिटी सेंटेंस, कम्युनिटी सर्विसेज सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास क्या अधिकार है कि वो 3 साल तक की सजा दे, 50,000 का जुर्माना लगाए, मैक्सिमम है, ये अप टू है। ठीक है, 0 से लेकर 50,000, ठीक है, अप टू है, दोनों को लगा दे और कम्युनिटी सर्विसेज भी दे दे, सारी सेंटेंस एक साथ दे सकता है। फिर नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 23, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर है कि वो अप टू क्या करेंगे, अप टू 1 ईयर्स तक की पनिशमेंट देंगे, 1 साल तक की पनिशमेंट देंगे। फाइन की बात करें तो वो अप टू 10,000 रुपीज तक का क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा वो चाहें तो इन दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं और कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट सबको मिला करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका जुडिशियल, ये आपका हो गया पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 22 एंड 23 के हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या पनिशमेंट देगी। और सेक्शन 23 ने बताया कि आपके जितने भी कैटेगरी के मजिस्ट्रेट हैं, चाहे सीजीएम हो, चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो, ये कितनी पनिशमेंट दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? शेड्यूल 1 में मोर देन 3 इयर्स की इंप्रिजमेंट वाले ऑफेंस भी ट्राइबल मजिस्ट्रेट हैं, उसमें सेंटेंस कैसे पास किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 23 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये पावर है। अभी आएगा, आगे बता दूंगा, सेक्शन 24 में आएगा डियर। ठीक है, शिवानी कपूर, ठीक है, तो आपको वो भी समझा दूंगा। अब ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात हो गई आपको क्लियर। ठीक, एक बार बेयर एक्ट से जल्दी से पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक, सेंटेंस बाय विच द हाई कोर्ट में पास, तो हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। ठीक है, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस हो जो ऑथराइज बाय लॉ है, वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है। अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। ठीक है, तो यहां तक तो सेम ही है कि सेशन जज, एडिशनल सेशन सारी पावर्स को कर देंगे। ठीक है, सारी पावर्स को कर देंगे जो कि ऑथराइज बाय लॉ है। बट
एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल, मतलब मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ऐसा करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट टू दी कंफर्मेशन बाय दी हाई कोर्ट। कि जब तक, अब मान लेते हैं किसी भी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने क्या किया, किसी को डेथ पेनल्टी सुना दी, ठीक है। अब डेथ पेनल्टी सुनाने के बाद ये शेल वर्ड है, यहां पर जब तक हाई कोर्ट का कंफर्मेशन नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको कुछ नहीं करने वाले हैं, हम उसको जेल में ही रखेंगे, फांसी पे नहीं लटकाएंगे, ठीक है। ये आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 23, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। मजिस्ट्रेट कौन सी सेंटेंस पास करेंगे? द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर, ठीक है। अब यहां पर लेजिस्लेचर चाहता तो क्या लिख देता कि सीधे सीधे लिख देता द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास द सेंटेंस अप टू 7 ईयर्स, लेकिन उन्होंने लिखा कैसे? उन्होंने यहां पर लिखा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सी सेंटेंस नहीं दे पाएंगे, तो पहले उन्होंने लिखा कि वो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, लाइफ इंप्रिजमेंट उम्र कैद नहीं दे सकते, और वो सारी सजाएं नहीं दे सकते जो कि 7 साल से ज्यादा है। तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि अप टू 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट ये दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्लॉज कहता है द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होगा वो अप टू 3 ईयर्स की पनिशमेंट दे पाएगा, ठीक है। इसके साथ और वर्ड है, आगे क्या लिखता है, इसके साथ में और फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, या फिर वो 50,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं, अप टू ए भी, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, दोनों को देना चाहें तो दोनों को दे सकते हैं, आगे लिखता है बोथ, आगे फिर इसका लिखता है और कम्युनिटी सर्विसेज, और अगर कम्युनिटी सर्विसेज उनको देनी है तो कम्युनिटी सर्विसेज भी दी जा सकती है। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात। चलो थर्ड क्लॉज ने क्या कहा, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, कि ये सिर्फ अप टू 1 ईयर तक की पनिशमेंट देगा, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगाएगा, और बोथ, ठीक है, या ठीक है बोथ दोनों कर सकता है, और कम्युनिटी सर्विसेज भी दे सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कम्युनिटी सर्विसेज को डिफाइन कहां किया गया है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज में कम्युनिटी सर्विसेज डिफाइन नहीं की गई हैं, डेफिनेटिव मतलब उसमें कम्युनिटी सर्विसेज बेटा डिफाइन नहीं की गई, तो कम्युनिटी सर्विसेज डिफाइन कहां है, सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। क्या कहता है कि कम्युनिटी सर्विसेज शैल मींस, यही समझेंगे, द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर टू अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled to पे एनी रेन्यूमरेशन, ठीक है, उसको कोई भी रेन्यूमरेशन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब एक यूनिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 24, ठीक है, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ठीक है, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, क्लियर है। चलिए अब ये 24 क्या कहता है इसको मैं समझा रहा हूं, ये चार्ट बना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 को एक एग्जांपल से समझाता हूं। सेक्शन 24 आपसे एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रहा है, किसको? मजिस्ट्रेट को। जैसे मान लेते हैं एक केस होता है, ठीक है, ये केस एक्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है, इस केस में एक्स को मैक्सिमम 3 इयर्स तक की इंप्रिजमेंट दी जा सकती है, ठीक है, 3 साल तक की इंप्रिजमेंट दी जा सकती है, और इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, फाइन भी इंपोज किया जा सकता है, क्योंकि इसने जो अपराध किया है, जिसने जो ऑफेंस किया है, वो भारतीय न्याय संहिता में इतनी पनिशमेंट देता है, बीएनएस के अकॉर्डिंग इतनी पनिशमेंट देने की इसको बात करता है, ठीक है। अब इस मैटर का 3 साल तक की सजा और फाइन देने का अधिकार किसको है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ठीक है। बाकी और आपको पता करना है तो आप बीएनएसएस खोलिए, शेड्यूल 1 खोलिए, उसकी टेबल में जो बीएनएस का सेक्शन है, ये जो जिस सेक्शन का अपराध है, ठीक है, मान लेते हैं थेफ्ट है, ठीक है, तो थेफ्ट बीएनएसएस के शेड्यूल 1 में थेफ्ट खोलिए, उसके सामने लिखा है कि लास्ट कॉलम 6th कॉलम में जाएंगे, वहां पर लिखा है कि कौन सा मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल करेगा, ट्राइड बाय विच मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने इसका ट्रायल चलाना शुरू किया, ठीक है, अपनी जजमेंट पास की, जजमेंट में मजिस्ट्रेट साहब ने
इसको ओरिजिनल पनिशमेंट के रूप में क्या दिया, जजमेंट में मजिस्ट्रेट साहब ने इसको 3 इयर्स की पनिशमेंट सुनाई, 3 साल की सजा सुनाई। ठीक है, 3 साल की इसको ओरिजिनल पनिशमेंट दी। ठीक, इसके साथ साथ इसी जजमेंट के कन्विक्शन में इसके ऊपर 20,000 रुपए का फाइन भी लगा। ठीक है, फाइन भी लगा दिया। अब इस व्यक्ति ने चोरी क्यों की थी, कोई बताएगा मुझे? इस पर्सन ने क्यों चोरी की थी? क्योंकि पैसे नहीं थे। तो अब इसके ऊपर, जब बाहर रहते हुए चोरी कर रहा था, इसके पास में पैसे नहीं थे, तो अब तो ये 3 साल तक जेल में रहेगा, तो जेल के अंदर इस पे कहां से पैसे आ जाएंगे 20,000 भरने के? मान लेते हैं कि 3 साल की सजा के लिए इसको जेल भेजा गया, लेकिन इसने फाइन नहीं पे किया, बिकॉज ही हैज नो मनी। एक्स के पास कोई पैसा ही नहीं था, समझ रहे हो ना? तो जब एक्स के पास में पैसा नहीं था, तभी तो चोरी कर रहा था बाहर रह के पैसा नहीं था, तो अंदर जेल में जाके कहां से पैसा आएगा? ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखेंगे, अब इसने क्या कर दिया, अब इसने यहां पर जो है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट कर दी, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट कर दी। अब क्या किया जाएगा? क्या 20,000 रुपए माफ होंगे? क्या 20,000 रुपए माफ होंगे? तो द आंसर इज नो, माफ नहीं होंगे। इसमें बीएनएसएस का सेक्शन 24 और बीएनएस का सेक्शन 9 एक स्पेशल पावर दे गया, किसको? इस मजिस्ट्रेट को, इस कोर्ट को, जिसने ये पनिशमेंट सुनाई है, कि आपकी जो टोटल कॉम्पिटेंसी थी इस केस में, मजिस्ट्रेट की टोटल कॉम्पिटेंसी जो थी पनिशमेंट देने की, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति उस पर लगे हुए फाइन को नहीं देता है, तो आप इस पनिशमेंट का 1/4 क्या कर सकते हैं? एडिशनल पनिशमेंट दे सकते हैं, एडिशनल पनिशमेंट दे सकते हैं। सब्सिड्यूरी पनिशमेंट कितनी है? सब्सिड्यूरी पनिशमेंट मजिस्ट्रेट ने 3 साल की दी थी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेक्शन नंबर 23 के अकॉर्डिंग क्लॉज 2 में इंपावर है 3 साल की सजा सुनाने के लिए। लेकिन उसके साथ उसने 20,000 का जुर्माना भी लगाया था, जबकि वो 50,000 तक का जुर्माना लगा सकता था, 20,000 का लगाया, इसने 20,000 रुपए पे नहीं किए, तो इसने कर दिया डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। जब इसने डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट कर दिया, तो जो 3 साल है इसकी 1/4, ठीक है, तो 12, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। कैलकुलेशन कैसे होगी? 3 × 12 इज इक्वल टू 36 मंथ इंटू 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो इसको क्या होगा, इसको यहां पर 20,000 रुपए ना देने की वजह से 9 महीने एक्स्ट्रा जेल में रखा जाएगा, ठीक है, 9 मंथ्स तक इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन की पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा रखा जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल 9 महीने की पनिशमेंट दे सकता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में? जबकि अभी हमने पढ़ा कि सेक्शन 23 ने क्लियर कर दिया कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ कितनी पनिशमेंट देते हैं बेटा? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ देते हैं आपके 3 साल तक की सजा। तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर से ज्यादा सजा दे दी। लेकिन सेक्शन 24 ने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा केस होता है जहां पर कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी ओरिजिनल पनिशमेंट देता है, ठीक है, ओरिजिनल या सब्सिडरी पनिशमेंट देता है, वो एज पर सेक्शन 23 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग क्या है? एज पर सेक्शन 23 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद उसने जो फाइन लगाया था, तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए 1/4 पनिशमेंट जो बड़ी है, वो उसके सेक्शन 23 की पावर से बियॉन्ड जा रही है, वो उसके सेक्शन 23 की पावर से बियॉन्ड जा रही है। तो जो एडिशनल पनिशमेंट यहां बढ़ा है, उससे मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी पर और इस जजमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर 9 महीने की सजा उसको फाइन ना देने की वजह से दी जा रही है, ठीक है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 24। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसा मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार सेक्शन 24। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मे अवार्ड सच टर्म ऑफ इंप्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। जो पनिशमेंट देने की बात कही है, फाइन लगाई गई है लॉ के द्वारा, उतना मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इज नॉट एक्सेस द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23, ठीक है। तो 23 में जितनी पावर दी गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, सीजीएम को, ये इससे ज्यादा पावर नहीं देंगे, ये इससे ज्यादा पावर मतलब इससे ज्यादा सजा नहीं देंगे, ठीक है।
इससे ज्यादा सजा ये नहीं देंगे। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है, अब इसका ये एक्सेप्शन है, ठीक है, शेल नॉट वेयर द इम्प्रिजमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज द पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस, मतलब जो ओरिजिनल सेंटेंस सुनाई गई थी उसके पार्ट में ही सब्सटेंटिव सेंटेंस अगर सुनाई जा रही है और वो सब्सटेंटिव एक्सीड द 1/4 ऑफ द टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट विद द मजिस्ट्रेट इज competent to inflict as punishment for the offense otherwise than the imprisonment in default of payment of fine। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में वो 1/4 जो सब्सटेंटिव पनिशमेंट है उसमें टोटल पनिशमेंट में से 1/4 डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरे क्लॉज ने क्या कहा कि इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे इन एडिशन टू दी सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ अ इम्प्रिजमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23 कि सब्सटेंटिव और एडिशनल को बना के सेक्शन 23 के एम्बिट से बाहर भी जा रहा है तब भी मजिस्ट्रेट उस पनिशमेंट को सुना सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। क्लियर है? समझ गए? यही बात सेक्शन 24 आपको यहां पर बेटा समझाता है। ठीक है, सबको समझ आया? नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 25, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ अ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ठीक है, अब ये दो चीजों की बात कर रहा है। सबसे पहली बात ये जो आपको बता रहा है कि अगर एक ट्रायल के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर 2 चार्ज फ्रेम किए गए थे और दोनों चार्ज की कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, ठीक है, दोनों चार्ज की कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, तो वो जो सजा सुनाई गई है उसको हम 2 तरीके से चला सकते हैं, या तो वो कॉन्करेंट चल सकती है या वो कॉन्सिक्वेंटिवली चल सकती है। अब ये क्या कह रहा है सुनना ध्यान से, ठीक है, 25 समझा रहा हूं, बहुत इजी है लेकिन बेरेक से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये कहता है एक मिस्टर एक्स है, इनके ऊपर ट्रायल चला, ठीक है, ट्रायल में जो इनके ऊपर चार्जेस थे वो 2 चार्जेस थे, 2 ऑफेंसेस के थे, ठीक है, एक था ऑफेंस नंबर 1, एक था ऑफेंस नंबर 2। कोर्ट ने ट्रायल के बाद जब अपना फाइनल जजमेंट दिया, ठीक है, फाइनल जजमेंट दिया, तो कोर्ट ने यहां पर ध्यान से सुनेगा, कोर्ट ने यहां पर क्या कहा कि मिस्टर एक्स को ऑफेंस नंबर 1 में हम 3 साल की सजा देते हैं और ऑफेंस नंबर 2 में हम 2 साल की सजा देते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम बात करें कि पहले एक सेंटेंस को कंप्लीट करेगा फिर दूसरी सेंटेंस शुरू होगी, ठीक है, फिर दूसरी सेंटेंस शुरू होगी। तो अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि सेक्शन 25 ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह पावर दी, किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो ट्रायल मजिस्ट्रेट है जिसने इसका जजमेंट सुनाया है, कि वो चाहे तो इस पनिशमेंट को या तो कॉन्करेंटली क्या कर सकता है, इस पनिशमेंट को कॉन्करेंटली रन कर सकता है या फिर कॉन्जिक्यूटिवली रन कर सकता है। ठीक है, अब अगर पनिशमेंट कॉन्करेंट रन करने की बात आ जाए, कॉन्करेंट रन की जा रही हो, मतलब निरंतर दोनों पनिशमेंट एक ही दिन से स्टार्ट हो गई, जैसे सेंटेंस ऑफ हियरिंग हुई उस दिन से ही पनिशमेंट स्टार्ट हो गई, तो ऑफेंस 1 के लिए ये 3 साल तक यहां तक जेल में रहेगा और ऑफेंस 2 के लिए ये 2 साल पर ही इसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। तो कॉन्करेंट अगर रन कर देते हैं इसकी पनिशमेंट, तो इसकी जो मैक्सिमम इंप्रिजमेंट होगी बेटा, मैक्सिमम इंप्रिजमेंट इज 3 ईयर्स। मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होगी डियर स्टूडेंट? 3 साल। लेकिन अगर इसको कॉन्करेंट रन नहीं किया, कॉन्जिक्यूटिवली रन किया, कि पहले तू ऑफेंस 1 की सजा काट फिर ऑफेंस 2 की स्टार्ट होगी, मतलब जिस दिन सेंटेंस हियरिंग हुई उस दिन कोर्ट ने कहा कि ऑफेंस 1 की सजा स्टार्ट की जाए, 3 साल तक इसने ऑफेंस 1 की सजा काटी, जैसे ही ये सजा पूरी हुई फिर 2 साल की सजा इसकी ऑफेंस 2 की स्टार्ट हो गई। तो यहां पर अगर कॉन्जिक्वेंटिव सेंटेंस कर रहा है तो इसको जेल में कितना रहना पड़ेगा? इसको जेल में ये सेंटेंस 5 साल तक काटनी होगी। ठीक है, इसको ये सेंटेंस 5 साल तक काटनी होगी। आ गया समझ में? इतना आया कि नहीं आया बताइए? आया ना? तो ये कॉन्करेंट और कॉन्सिक्यूटिव की पूरी जो है क्या होती है, मैटर होती है, इसी को 725 में बताया गया है। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर निकल कर आएगी कि ये जो कॉन्करेंट पनिशमेंट है, ये जो 2 कॉन्करेंट पनिशमेंट दी गई है, तो जिस भी मजिस्ट्रेट ने इसका ट्रायल चलाया था, मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने इनका ट्रायल चलाया था, ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कितनी कॉम्पिटेंसी थी? 3 साल की पनिशमेंट देने की।
एक ऑफेंस में 3 साल की पनिशमेंट और 50,000 तक का फाइन था। तो इसकी जो 3 साल की कॉम्पिटेंसी है इसको डबल कर लीजिए, सॉरी, ठीक है, इसको डबल कर लीजिए। तो इसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कॉन्करेंट रन करा रहा है किसी पनिशमेंट को, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डबल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 ईयर। तब जब हम कॉन्करेंट रन करा रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो होगी इस पनिशमेंट की वो 5 साल है। इसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डबल कैपेसिटी के अंदर है, ठीक है। तो ये कहता है इसका एक पार्ट कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इस मैटर को सुन रहे हैं उनकी डबल कैपेसिटी से अंदर ही कॉन्करेंट दोनों पनिशमेंट क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। और अगर कॉन्सिक्वेंटिवली या कॉन्करेंटली किसी भी तरीके से आप कोई पनिशमेंट रन करा रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कोई पनिशमेंट रन करा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 ईयर्स होगी, उससे ज्यादा आप उसको रन नहीं करा सकते। ये 4 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब आ जाओ बियर एक्ट पर, ठीक है। बियर एक्ट ने क्या कहा, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, एक ही ट्रायल में उसको कन्विक्ट किया गया है ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, लेकिन उसने जो चार्ज फ्रेम हुए थे वो एक से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस के लिए हुए थे, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 9 में लिखी हैं उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस टू द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयर ऑफ which such court is competent to inflict, and the court shall consider the gravity of the offense, order such punishment run concurrently or consecutively। ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हुए वो इनको कॉन्करेंट चलाना है या कॉन्जिक्यूटिव चलाना है, इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। क्लियर। सेकंड क्लॉज ने क्या कहा, सेकंड क्लॉज ने कहा जो मैंने आपको बातें बताई, ठीक है। क्या कहता है, इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offenses being exercise of the punishment which it competent to inflict or convict of a single offense to send the offender ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट। ठीक है, इस बात से, सिर्फ इस बात को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस आया, उसकी कॉम्पिटेंसी का केस था, लेकिन 2 पनिशमेंट उसको 2 चार्जेस फ्रेम किए गए या 3 चार्जेस फ्रेम किए गए, तो मजिस्ट्रेट इस बात से घबराएंगे नहीं। मजिस्ट्रेट के ये पास पावर है कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखते हुए इस केस का ट्रायल करेंगे और उस केस को ट्रायल के लिए हायर कोर्ट्स में नहीं भेजेंगे, खुद से ही उनको ट्रायल करना है, ये बात बताई गई है। वरना क्या होगा कि एक केस में जैसे ही मैटर चार्ज फ्रेमिंग पे पहुंचेगा, चार्ज फ्रेम 2 से ज्यादा हो गए, 2 ऑफेंसेस के हो गए, 3 के हो गए, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने हाथ खड़े करके उस मैटर को ऊपर वाले कोर्ट्स में भेज देगा। ऐसा उसको नहीं करना है, ये बताया गया। ठीक है, अब क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन no cases shall such person be sentenced to the imprisonment for longer than 20 years। ठीक है, कि अगर कॉन्करेंट भी रन कर रहे हो आप, ठीक है, कैसे कॉन्सिक्यूटिव रन कर रहे हो, हर एक ऑफेंस की अलग सजा दे रहे हो, तो टोटल कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट, ठीक है, ऑफेंस 1 की मिला के, ऑफेंस 2 की मिला के, ऑफेंस 3 की मिला के 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 20 ईयर्स, नॉट मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है, अगर कॉन्सिक्वेंटिवली आप रन करना चाहते हो कि पहले ऑफेंस 1 की दें, फिर ऑफेंस 2 की, फिर ऑफेंस 3 की, तो सारी मिलाकर के 20 साल से ज्यादा की ना हो। अगर हो रही है तो फिर भेज दो ऊपर वाले कोर्ट में, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सिंगल ऑफेंस के लिए जितनी सजा दी जा सकती थी उसके लिए मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट था, उसकी पावर का दोगुना कर लीजिए, तो सारी पनिशमेंट मिलाकर उसकी पावर के दुगनी कैपेसिटी से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो फिर उसको आप ऊपर वाले कोर्ट में भेज दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 बातें आपको फॉलो करनी होती हैं, या तो आप पहली फॉलो कर लो, पहली में मैटर नहीं फॉलो हो रहा है तो दूसरी फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मजिस्ट्रेट के पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो इसके एम्बिट में रहकर जजमेंट नहीं दे पा रहा है, देन ही शुड ट्रांसफर द मैटर टू द सीनियर कोर्ट। ठीक है, फिर वो सीनियर कोर्ट को मैटर को भेज देगा। क्लियर। नाउ कम टू दी क्लॉज 3, फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसिक्यूटिव सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या कह रहा है
किसी भी तरीके की आपकी पनिशमेंट सुनाई गई हो, कॉन्करेंट हो, कॉन्जिक्यूटिव हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रहा है, ध्यान से सुनिए कि अगर आपको ऑफेंस 1 की, ऑफेंस 2 की, ऑफेंस 3 की पनिशमेंट दी गई, पहले में 3 साल दी गई, दूसरे में 2 साल दी गई, एक में 1 साल दी गई, ठीक है, तो टोटल पनिशमेंट कितनी हुई? टोटल पनिशमेंट हुई बेटा आपकी 6 ईयर। तो आपकी जितनी भी ऑफेंसेस की अलग अलग पनिशमेंट एक ही ट्रायल में दी गई हैं, ठीक है, एक ही ट्रायल में दी गई हैं, तो फिर ऐसे केसेस में आपको अपील के पर्पस के लिए उनको सिंगल पनिशमेंट ट्रीट करना होगा। जैसे आपको 6 साल की सजा हुई थी, उसके हिसाब से आप कहां जाएंगे, उसके हिसाब से आप जो है अपीलेट कोर्ट में जाएंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 25। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी कि इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। नाउ कम टू दी मोड ऑफ कन्फर्मिंग पावर। अब ये तो इजी सेक्शन है। मोड ऑफ कन्फर्मिंग पावर में क्या कहता है, सिंपल बता रहा है, द कन्फर्मिंग पावर अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट। दो वर्ड यूज हुए हैं, इनको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे बाय ऑर्डर एम्पावर person specifically by name or by the virtue of their office or the classes of office generally to generally be their official title। क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट इसने क्या कहा कि अगर हाई कोर्ट को और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पावर देनी है किसी भी पर्सन को, तो वो कैसे देगी, नाम लिख के दे देगी कि मैं अपूर्व शर्मा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, एरिया आगरा को ये पावर दे रहा हूं, ठीक है। पहला ये मेथड होगा कि उसका नाम लिख के दे दे कैंडिडेट का जिसको भी वो पावर दी जा रही है। दूसरा, उसके ऑफिस का नाम लिख कर दे दे। ऑफिस का नाम कैसे लिख कर दे दे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक एरिया में 20 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है। अब इन 20 को स्टेट गवर्नमेंट एक पावर देनी है, तो वो क्या करेगी कि इस एरिया, ये जो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनको ये पावर दी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली ये पावर उनको मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा, यहां पर क्या कहा कि ऑफिस का नाम लिख के दे दे कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे रहे हैं। और तीसरा उन्होंने यहां पर क्या बताया, तीसरा यहां पर बताया क्लासेस ऑफ ऑफिशियल ऑफ जर्नल, ठीक है, ऑफिस टाइटल, ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें एक एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 20 है और एक एरिया में, इसी एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी 20 है, अगर इनको जुडिशियल और सीजीएम कितने हैं, एक सीजीएम है और एक एसीजीएम है। अब ये कह रहे हैं कि हमें हर एक मजिस्ट्रेट को, इस एरिया के सारे मजिस्ट्रेट को, ठीक है, आगरा के सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी को स्पेशल पावर देनी है, ठीक है। तो वो कैसे कहेंगे, वो फिर लिख देंगे कि आगरा के अंदर आने वाले जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कैटेगरी के लोग हैं उनको ये पावर हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पावर दी जा सकती है। दूसरे क्लॉज ने बताया कि ये पावर कब से मानी जाएगी कि इनको मिल गई है, कब से ये पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो जिस दिन हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, ये ऑर्डर जिस दिन इन कैटेगरी के लोगों के पास क्या हो गया बेटा, कम्युनिकेट हो गया, जिस दिन इनके पास कम्युनिकेट हो गया, हम कहेंगे कि ये पावर को एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। मान लो हाई कोर्ट ने 1 अगस्त या स्टेट गवर्नमेंट ने 2026 को कोई भी इनमें से कोई भी पावर किसी को देनी थी, लेकिन ये ऑर्डर पास तो हो गया था 1 अगस्त को, लेकिन कम्युनिकेट कब हुआ, 5 अगस्त को, ठीक है। 5 अगस्त 2026 को इन लोगों के पास पहुंचा। तो अब मुझे बताओ कब से ये पावर मानी जाएगी, बताओ कब से ये पावर मानी जाएगी बेटा, ये पावर मानी जाएगी आपकी 5 अगस्त 2026 से। ये पावर मानी जाएगी 5 अगस्त 2026 से। समझ में आ गया, ठीक है। अब पढ़ लो इसको, क्या कहता है, इन कन्फर्मिंग पावर अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पढ़ाई दिया, as the case may be, may by order empowered personal specifically by name, by the virtue of their office or the classes of office generally to be their official title, ठीक है। Every such order shall take effect from the date on which communicated to the person so empowered। अब communicated word जो है, this is important, जिस दिन पास हुआ है उस दिन नहीं, जिस दिन कम्युनिकेट हो गया है उस दिन हम उसको मान लेंगे। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, 27 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, ये तो बेरेक्ट से पढ़ने वाले सेक्शन है, इनमें समझाने का कुछ नहीं है, ठीक है। क्या कहता है, वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट विद एनी पावर अंडर दिस संहिता थ्रू आउट एनी लोकल एरिया इज अपॉइंटेड टू बी अ इक्वल और द हायर ऑफिसर ऑफ द सेम नेचर,
ठीक है, विद इन ए like local area under the state government he shall, unless the high court or the state government as the case may be otherwise direct or has been otherwise directed exercise the same power in the local area which he is so appointed. ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, समझो, सही नहीं समझ में आया होगा, समझ लो। एक्स है, एक्स को एक पावर दी किसने, ये पावर दी आपके हाई कोर्ट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने। किसके लिए, ये अभी इस एरिया में काम करता है किसी भी पोस्ट पे, कहा कि आप इस स्पेशल पावर का इस्तेमाल करेंगे इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये पावर इसको कम्युनिकेट हो गई, ये इस पावर का इस्तेमाल करने लगा। अब क्या हुआ, इसी राज्य के अंदर, इसी हाई कोर्ट के अंदर दूसरे एरिया में इसका ट्रांसफर कर दिया, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये जब ट्रांसफर होकर गया तो इसको मिल गया प्रमोशन, इसको मिल गया प्रमोशन, सुनते जाना, ठीक है। राज्य वही है, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन वही है, बस ट्रांसफर हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वहां प्रमोशन मिल गया। तो प्रमोशन जब मिला तो इसको कुछ न्यू पावर्स मिली प्रमोशन में, तो वो सेक्शन क्या कह रहा है कि इन न्यू पावर का तो वो इस गद्दी पर बैठ के इस्तेमाल कर ही सकता है, लेकिन जो पावर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने, जो पावर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको दे रखी थी, वो इनको भी इंजॉय कर सकता है, इनको भी एक्सरसाइज कर सकता है इस एरिया के अंदर, ठीक है। कब तक, जब तक कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पेशल ऑर्डर निकालकर मना ना कर दे, मतलब जब तक कि स्पेसिफिकली इस एक्स को मना ना कर दिया जाए कि तुम इस एरिया में ये वाली पावर इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक वो इसको भी करता रहेगा, तब तक वो इसको भी इंजॉय करता रहेगा, जो स्पेशल पावर यहां पर दी गई। क्लियर है इतनी बात, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 27, ठीक है। विड्रॉल ऑफ पावर, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या बता रहा है, कौन विड्रॉ कर सकता है, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may withdraw all or any of the power conferred by it under this संहिता or any person or by any officer subordinate to it, ठीक है, कि राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकती है, पावर को वापस ले सकती है जिसको दी गई है, या तो उस पूरे एरिया के लिए या उस एरिया के कुछ पार्ट के लिए जो उनके सबऑर्डिनेशन में आते हैं, ठीक है। दूसरे क्लॉज ने क्या कहा, एनी पावर कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉ बाय रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय होम द सच पावर वर कन्फर्म, ठीक है। तो सीजीएम क्या कर सकते हैं, अपने अंडर आने वाले लोगों की पावर को ले सकते हैं, डीएम अपने अंदर आने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर को ले सकते हैं, क्लियर, ठीक है। देन कम टू द लास्ट सेक्शन, क्या कहता है, पावर ऑफ जज एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। अब सक्सेसर इन ऑफिस कौन हुआ, एक मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एक मजिस्ट्रेट की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके क्रिमिनल कोर्ट में जो भी मैटर चल रहे थे, क्या वो वहीं पर रुक जाएंगे, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, वो मैटर एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे और उनको कंटिन्यू करेगा कौन, सक्सेसर इन ऑफिस। कौन कंटिन्यू करेगा बेटा, सक्सेशन इन ऑफिस। अब सक्सेसर इन ऑफिस क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सक्सेसर इन ऑफिस का मतलब है जो भी मजिस्ट्रेट उनकी जगह अगर ओथ लेकर काम करेगा वो सक्सेसर इन ऑफिस होगा। अगर यह सवाल उठता है कि कोर्ट ऑफ सेशन में मजिस्ट्रेट नहीं रहे तो कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट का सक्सेसर कौन होगा, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन रिटन ऑर्डर पास करके बताएंगे, ठीक है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ट्रांसफर हो गया, दूसरा आ गया, तो वो उसका सक्सेसर मान लिया जाएगा। अगर कंफ्यूजन होती है तो सीजीएम उसके बारे में डिसीजन लेगा, ये सेक्शन 29 ने कहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या कहा, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ जज और मजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज परफॉर्म्ड बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस, ठीक है। जज और मजिस्ट्रेट जब अपना ऑफिस खाली कर देंगे तो उनके सक्सेसर इन ऑफिस आकर के काम करेंगे और उन क्रिमिनल केस जो उनके कोर्ट में चल रहे थे उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्लॉज, when there is any doubt as to who is the successor in office in the session judge, ठीक है। डाउट कहां पर है, सेशन कोर्ट के अंदर डाउट है कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस है, ठीक है। तो द सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द जज हु शैल for the purpose of this संहिता or any proceeding or order thereafter be deemed to be the successor in office, ठीक है। सिंपल भाषा में बोल दिया कि सेशन जज भैया रिटन ऑर्डर पास करके बता देंगे कि कौन सा सक्सेसर इन ऑफिस हो, ठीक है, क्लियर। तीसरा क्या कहता है,
when there is any doubt as to who is the successor in office of any magistrate court, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह है, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में डाउट है कि कौन सक्सेसर आएगा, तो यहां पर कौन डिसाइड करेगा, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज द केस में बी शैल डिटरमाइन बाय द ऑर्डर इन राइटिंग बाय द मजिस्ट्रेट who shall for the purpose of this संहिता or any proceeding or other thereafter be deemed to be successor in office of such magistrate, कौन उसका successor in office होगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक, समझ गए सभी। अब शिवानी जी का जो डाउट है कि शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग 3 साल तक की पनिशमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे सकता है। अब इस डाउट का आंसर मैंने आपको दिया था आपके तीसरी या चौथी क्लास में, ठीक है, बता देता हूं वो क्या कह रही हैं। उनका यहां पर कहना है, मैं अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल चैप्टर 4 होगा आपका, ठीक है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस एंड एड ऑफ मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, फिर उसके बाद हम अरेस्ट स्टार्ट कर देंगे। वो ये कह रही हैं कि सर सेक्शन 23 में लिखा है, ठीक है, सेक्शन 23 के अंदर लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 इयर्स तक की पनिशमेंट देगा, 50,000 तक का 50,000 रुपीज तक का जुर्माना लगाएगा, ठीक है, बोथ कर देगा, ठीक है, या फिर कम्युनिटी सर्विसेज दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बीएनएसएस का शेड्यूल 1 देखते हैं, बीएनएसएस का शेड्यूल 1 देखें तो वहां पर कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जहां पर 3 ईयर से ज्यादा की पनिशमेंट है, सपोज करिए 5 ईयर की पनिशमेंट है, और 6th कॉलम के अंदर ट्राइड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है। तो अब क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकते हैं? यही तो है, यही तो है आपका डाउट। किस बच्चे का डाउट था, यही तो आप पूछ रहे थे। तो अब आप उस क्लास को ध्यान करिए, जब मैंने आपको समझाया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहां वर्ड यूज होगा वहां हम 3 जजों का रेफरेंस लेंगे, ठीक है। 3 जजों का रेफरेंस कौन सा होगा? पहला होगा सीजेएम, दूसरा होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरा होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो अब बताइए, जो आपका डाउट है कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या इसका ट्रायल करेगा, तो शिवानी जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में सीजीएम आएंगे। तो जब 5 साल की पनिशमेंट है और ये मजिस्ट्रेट इनकॉम्पिटेंट है इतनी पनिशमेंट देने के लिए, तो फिर कौन ट्रायल चलाएगा इन तीनों में से? क्या ये वाला चलाएगा, ये चलाएगा, या ये? 1 2 3 कमेंट करो, 1 2 3 में कौन ट्रायल चलाएगा? 1 2 3 में कौन ट्रायल चलाएगा? हाँ जी, कौन ट्रायल चलाएगा? सीजीएम चलाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चलाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास चलाएगा? बताइए। जहां पर 5 साल की सजा है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, और 6th कॉलम ऑफ बीएनएसएस, शेड्यूल 1 का शेड्यूल 1 ऑफ 6th कॉलम ऑफ बीएनएसएस कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकते हैं। कौन चलाएगा भाई? यही तो चलाएगा, क्योंकि यही इतनी पनिशमेंट दे सकता है, यही इतनी पनिशमेंट दे सकता है। समझ गए? तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें क्या कंफ्यूजन है? ठीक है। अब जब मैं आपको कमिटल पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला डाउट और ज्यादा आपका क्लियर होगा कब? जब मैं आपको कमिटल पढ़ाऊंगा सेक्शन 232 एंड सेक्शन 362 ऑफ बीएनएसएस। वहां पर आपको कमिटल वाले हिस्से में ये चीजें बताई जाएंगी। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो आपको यह डिटरमाइन करना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सिर्फ आप फर्स्ट क्लास को मत समझिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की 3 कैटेगरी हैं, उसमें से जो हाईएस्ट पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकता है वो ट्रायल चला लेगा। सिंपल सी बात है। अब जब हम कमिटल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, ये होते हैं कमिटल के सेक्शन, ठीक है। इसके बाद 364 में हम सबमिशन पढ़ते हैं। जब मैं आपको ये वाले सेक्शंस पढ़ाऊंगा तब आपको सारी चीजें और ज्यादा क्लियर, ठीक है, समझ गए?
ठीक, क्योंकि ऐसे केसेस में जहां पर पर्टिकुलरली मेंशन होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही ट्रायल करेगा, ठीक है, और उसकी कॉम्पिटेंसी 3 साल तक है। अब मान लीजिए उसने ट्रायल करना स्टार्ट किया, चार्ज फ्रेमिंग कर दी और ट्रायल करना स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के बाद वो जब जजमेंट पर आया, अब ये सबमिशन का कॉन्सेप्ट है 364 का, आज आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जिस बच्चे ने सवाल पूछा उसको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक्स के अगेंस्ट एक ऑफेंस होता है, उस ऑफेंस का यहां पर अगर हम बीएनएसएस में देखें तो वहां मेंशन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लेकिन भारतीय न्याय संहिता कहती है कि इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है, 5 ईयर्स तक की सजा हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अब इसने देखा कि भैया मैं बीएनएसएस के अकॉर्डिंग क्या हूं, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट हूं, मेरा ही नाम लिखा है, मैं ट्रायल स्टार्ट कर देता हूं। उसने ट्रायल स्टार्ट कर दिया, चार्ज फ्रेम कर दिया, ट्रायल चल रहा है। अब जब जजमेंट सुनाने की बात आई तब बिफोर दी जजमेंट इसने यहां पर देखा कि इस केस में तो 5 साल की सजा इसको मिलनी चाहिए, अगर मैं 3 साल की सजा दे दूंगा, अगर मैं 3 साल की सजा दे दूंगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, विक्टिम के साथ में इनजस्टिस हो जाएगा, विक्टिम के साथ में इनजस्टिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, क्या ये मजिस्ट्रेट का ट्रायल बिल्कुल बेकार मान लिया जाएगा? आंसर इज नो। ऐसे केसेस में वो इस मैटर में इस एक्स व्यक्ति को 5 साल की सजा दिलाने के लिए जजमेंट पास नहीं करेगा, वो सबमिट कर देगा इस केस को 364 में, किसको, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। क्या कर देगा, इसी स्टेज से पूरा मैटर हर चीज को लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि भाई मेरी कॉम्पिटेंसी में नहीं है, अगर मैंने 3 साल की सजा दे दी तो 5 साल जो विक्टिम है उसके साथ इंजस्टिस हो जाएगा, आप ले लो इस केस को और इसमें फाइनल जजमेंट दे दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सबमिशन अंडर सेक्शन 364 ऑफ बीएनएसएस। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उतनी पनिशमेंट नहीं दे पा रहा है जितनी बीएनएस ने बताई है, लेकिन बीएनएसएस के अकॉर्डिंग उसकी पावर कम है, तो वो जजमेंट की स्टेज पर आफ्टर कंडक्टिंग दी ट्रायल इस मैटर को सबमिट कर सकता है, किसको कर सकता है, सीजीएम को, और सीजीएम साहब फिर क्या करेंगे, इस व्यक्ति को 5 साल की सजा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज सबमिशन। अब कमिटल भी होता है ऐसे ही, ठीक है, अब कमिटल भी होता है ऐसे, ठीक। कमिटल बहुत बड़ा टॉपिक है, सबमिशन तो चलो समझा दिया मैंने, तो जब 232 और 362 पढ़ेंगे तब इसको समझा। क्लियर है इतनी बात सभी को? आई होप शिवानी जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यार पढ़ाने को तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूं, कैसे भी पढ़ा सकता हूं, टाइम कम रहता है, ठीक है। अगर मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हो तो अपूर्व सर जुडिशरी वाला पे कनेक्ट हो जाओ, ये मेरा टेलीग्राम है। डेली बेसिस पर यहाँ पर डेली आपको क्या मिलते रहेंगे, मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दूसरी बात, फ्री नोट्स बीएनएसएस मास्टर क्लास से ले लेना, आज रात को 9 बजे तक सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक, ठीक है। कल चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर तैयारी करनी है जुडिशरी की, एपीओ की, एडीपी की, ठीक है, एपीपी की, एडीए की, लॉ ऑफिसर की, एआईबी की, तो मेरा यहाँ पर बैच है पीडब्ल्यू पर हमारा, यहाँ पर आप 30 से ज्यादा लॉ कोर्सेज जिसमें लॉ ऑफिसर बनने के एग्जाम्स भी आपको कराए जाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, ये दिया गया, ये जो है प्राइस है, ठीक है। अगर आप लिटिगेशन सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग, यूजीसी नेट, एआईबी, लॉ ऑफिसर, एपीओ, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 से ज्यादा लॉ एग्जाम्स इसमें कवर होते हैं। महापैक है इसका नाम, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कल मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।